नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। आज हम बात करेंगे इजराइल और भारत से जो एक नया अपडेट निकल के आया है कि इजराइल चाहता है 1 लाख लोगों को भारत इजराइल में भेजे। किस लिए? अब इजराइल और हमास का वो युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है। तो क्या भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए इजराइल अपने यहाँ पर बुला रहा है? क्या इजराइल ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं वो इजराइल जाएं और हमास के खिलाफ उसके लिए युद्ध लड़ें? आप सभी को पता है कि इजराइल और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं और पहले से ही बेहतर रहे हैं। उनमें और भी ज्यादा प्रगाढ़ता लाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए क्या इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है? चलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट्स लेकर के आते हैं वो आपको सबसे पहले और जल्दी से मिल सकें। साथियों, इजराइल और ये गाजा के बीच में जो वॉर चल रही है, अब मैं इजराइल और फिलिस्तीन वॉर इसको इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि फिलिस्तीन की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली अनाउंस वॉर नहीं किया है, बल्कि इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर चल रहा है। हमास वो आतंकवादी संगठन है जिसे इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो इजराइल को जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, और भारत भी उन्हीं में से एक है। ऑफिशियली तो नहीं मानता है, लेकिन हाँ, जिस तरीके के कार्य हमास के द्वारा किए गए हैं वो यही दर्शाते हैं कि वो एक आतंकवादी संगठन ही है। और इसी वजह से अब धीरे धीरे करके इजराइल के सपोर्ट में दुनिया के बहुत से देश आते जा रहे हैं, और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इजराइल को मिल रहा है। इजराइल और हमास का जो ये वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो 30 दिन से ज्यादा का हो चुका है। और इस 30 दिनों के वॉर में इजराइल ने भी अपने सैनिकों को और अपने नागरिकों को खोया है। ऐसे लोग मारे गए हैं जिनका इस युद्ध से कोई वास्ता ही नहीं है, बच्चे, महिलाएं, उन सभी की डेथ्स हुई है। ये एक हर एक युद्ध की एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना होती है कि वो लोग मारे जाते हैं जिनका युद्ध से कोई वास्ता ही नहीं होता, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ना तो सेना में है ना ही गवर्नमेंट में है, फिर भी उनकी जान चली जाती है। क्योंकि जब उधर से रॉकेट्स आते हैं तो वो पूछ करके अटैक नहीं करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊं क्या, मैं तुम्हारी जान ले लूं क्या, बल्कि सभी जो भी उसके चपेट में आता है मारा जाता है। और इजराइल और हमास के वॉर की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग अभी तक पूरी तरीके से गाजा में डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि मारे जा चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स में डायरेक्ट हम अगर इजराइल के लोगों की बात करें, इजराइल की सिर्फ सेना नहीं बल्कि लोगों को मिला करके बात करें, तो इजराइल ने 1400 से ज्यादा लोगों को खोया है। अब इजराइल अपने आप में, अब जो हर एक नागरिक के लिए, अब टूटी अगर पूरी पॉपुलेशन इजराइल की देखी जाए तो 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ की आबादी में इजराइल के लिए उसका हर एक व्यक्ति इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक व्यक्ति की जान उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उसका बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। मोसाद के बारे में आप सभी को पता है कि उसने किस तरीके से अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ करके मारा था, लेकिन 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इजराइल के नागरिकों की जान जा चुकी है। और हमास ने बहुत से नागरिकों को अभी भी अपने यहाँ पर गाजा के अंदर में, और जो भी उसने बंकर्स बना रखे हैं, हॉस्पिटल के नीचे बंकर बना रखे हैं, वहां पर छुपा करके रखा हुआ है। तो इसी वजह से अब ये जो वॉर है वो लगातार लंबी खिंचती चली जा रही है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपने नागरिकों को लेकर के कोताही बरतने को तैयार नहीं है। वो इस वॉर को फुल फ्लेज्ड वॉर के रूप में आगे लेकर के जाना चाहता है, और गाजा पट्टी जो है, पूरा जो गाजा पट्टी का इलाका है उसको कैप्चर करना चाहता है, और वहां पर अपनी सेना का कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। जैसा कि रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाके को काट करके अपने में मिला लिया, और फिर वहां पर रूस ने अपनी सेनाओं को लगा करके रखा हुआ है कि अब यहाँ पर हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारे हिसाब से चीजें यहाँ पे चलेंगी। जब मैं ये देखता हूं कि इतने ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इतने ज्यादा लोग मारे गए रसिया यूक्रेन के वॉर में, और फिर अब ये इजराइल हमास के वॉर में, तो मुझे एक बात समझ में ये आती है कि आखिरकार भगवान कृष्ण ने महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जब वो शांति दूत बनकर के जाते हैं पांडवों की तरफ से कौरवों के पास, ये कहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा राज्य जो है वो दुर्योधन पूरा रख ले, लेकिन सिर्फ 5 गांव दे दे पांडवों के लिए। इतना बड़ा राज्य वो छोड़ने के लिए तैयार थे, सिर्फ 5 गांव लेने के, 5 गांव के बदले। आखिर ऐसा वो क्यों करने के लिए तैयार थे? इसके पीछे की बड़ी वजह अब समझ में आती है। जब हम युद्ध जैसे हालातों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हर एक युद्ध में निर्दोष लोग ज्यादा मारे जाते हैं,
बल्कि वो लोग कम मारे जाते हैं जिनका एक्चुअल में दोष होता है। वो लोग जिनका कोई भी युद्ध से वास्ता नहीं होता है, महिलाएं, बच्चे, वो अपने परिवार वालों को खो देते हैं। जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जाने ही कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, और उसका परिणाम हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज पे और पूरे देश पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाती है, धंस जाती है। और यही वजह है कि हमें एक जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ देखना चाहिए। इजराइल और हमास का जो ये युद्ध चल रहा है, या फिर रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसको एक पीस की तरफ लेकर के जाना चाहिए। डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत हमेशा से पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग की हिमायती करता रहा है। हमेशा से हमने कहा है कि आप शांति बनाइए, चाहे किसी भी तरीके से बैठ करके बातें करिए, और ये युद्ध के जो हालात हैं उनको खत्म करिए। अब इन्हीं युद्ध के हालातों के बीच में जो ये 1 लाख सैनिकों, सॉरी 1 लाख इंडियंस को इजराइल भेजे जाने की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वहां पर ज्यादातर काम करने वाले जो लोग हैं वो फिलिस्तीन के थे। अब जब से हमास ने अटैक किया है, उसके पहले से ही शायद इजराइल को कुछ अंदेशा था कि ऐसा आने वाले समय में कभी हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही भारत सरकार से बात करके रखी हुई थी कि हमें आने वाले समय में आपके लोगों की, आपके यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इसलिए अब वो समय आ गया जब ही हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। उसके बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिक जो काम करते थे, किसके लिए? इजराइल के लिए, इजराइल के अंदर में कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, उनके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई फिलिस्तीन वालों अब तुम नहीं काम कर पाओगे हमारे यहाँ पे। इजराइल की जो गाजा पट्टी है उनका जो, और वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन वाला जो इलाका है वेस्ट बैंक का, वहां से बड़ी संख्या में लोग इजराइल में आकर के काम करते हैं। इजराइल की बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन, लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट में भी उसकी भागीदारी है। ये सिर्फ इस वजह से हो पाता है क्योंकि दुनिया भर से बहुत से स्किल्ड वर्कर इजराइल में जाते हैं और वो वहां पर काम करते हैं। हमारे इंडिया से गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में भी बहुत से वर्कर्स जाते हैं, स्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। इसी के लिए इजराइल ने अब इंडिया से अपील की है कि अब हमें 1 लाख वर्कर्स की जरूरत है, आप हमें दीजिए ताकि वो हमारे यहाँ पर आए। जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद हुआ पड़ा है, उसको एक बार फिर से चालू किया जा सके। इजराइल जो है वो किसी भी तरीके से गाजा का जो इलाका है जिसको वो कैप्चर कर चुका है, वो किसी भी हाल में छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप गाजा पट्टी का ये वाला इलाका देखेंगे, जो ये ऊपर का इलाका है, तो ऊपर के इलाके में, यानी कि गाजा पट्टी का जो नॉर्थ वाला इलाका है, जब हम मैप को पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ पढ़ते हैं, तो ये जो गाजा पट्टी का ऊपर वाला इलाका है, इसको पूरी तरीके से इजराइल कैप्चर कर चुका है। लेकिन जो नीचे का इलाका है, साउथ वाला इलाका है, वो अभी भी गाजा पट्टी का इलाका इजराइल के कब्जे में नहीं है, और वहां ही लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। यानी गाजा के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करके साउथ वाले गाजा की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, और इजराइल ने बाकायदा उसके लिए कॉरिडोर भी खोल रखे हैं कि अगर आप शांति से उधर जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम ये युद्ध बंद नहीं करेंगे। और युद्ध बंद नहीं करेंगे, इसके अलावा गाजा का जो आधा ऊपर का नॉर्थ वाला इलाका है, उस पर हम अपने आर्मी को लगा करके रखेंगे, अपने सैनिकों को लगा करके रखेंगे। कुल मिलाकर के इजराइल जो चाहता है वो ये है कि वो पूरे गाजा पट्टी वाले इलाके को, इस पूरे के पूरे गाजा वाले एरिया को, जो आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में, इस पे कब्जा करना चाहता है। उसकी लंबे समय से यही मंशा भी रही है। उसने धीरे धीरे करके अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो गलती है वो हमास की है। जब हमास को मालूम था, एक तरीके से हमास चाहता तो फ्री फिलिस्तीन है, लेकिन उसकी औकात नहीं है फ्री फिलिस्तीन लेने की। जब किसी भी देश की गवर्नमेंट आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, या तो आप खुद गवर्नमेंट में होते हैं या फिर आप एक आतंकवादी संगठन होते हैं, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और हमास ने वही किया है। हमास खुद तो गवर्नमेंट में है नहीं, और दूसरी चीज वो खुद ही अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में इजराइल की रिटेलिएशन के लिए पूरा वेस्ट कंट्रीज जो है, यूनाइटेड नेशंस हो, सॉरी यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सभी कंट्रीज उसके सपोर्ट में आ चुकी है कि हाँ भाई, आपके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, फिलिस्तीन ने हमला नहीं किया है, आतंकवादी हमला हुआ है, इसलिए अब आप रिटेलिएशन करिए, अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले को खत्म कर दीजिए, चाहे जैसे भी हो सके। और इसीलिए अमेरिका और यूके जैसी कंट्रीज भर भर के हथियार उसको सप्लाई कर रही हैं। अब इंडिया अपने जो लोगों को भेजेगा वहां पर,
वो युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वहां पर काम करने के लिए जाएंगे, जो वहां की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनमें काम करने के लिए जाएंगे। अब इस हमले के बाद से जो उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद हुआ पड़ा है, हो सकता है कि वो भारतीयों के जाने के बाद भारतीयों की सहायता से धीरे धीरे करके चालू हो जाए। जो गाजा के लोग हैं, अब गाजा के 61% लोगों ने अपनी जॉब खो दी है सिर्फ इस इजराइल और हमास की वॉर की वजह से। ये यूएन की एजेंसी कहती है, हम नहीं कहते हैं, बल्कि यूएन के डाटा कहते हैं। और इसी के लिए जो एंटनी ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन कौन है, वो यूएस के हैं, वो पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसराइल के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर साहब, उनसे पहले ही मई में ही मुलाकात कर ली थी और बात भी कर ली थी कि सर हमको आने वाले समय में ऐसे ऐसे करके जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे इतने ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। उस समय पे लगभग 40 से 45 लाख वर्कर्स का आंकड़ा उन्होंने दिया था कि आने वाले समय में 40 से 45 लाख वर्कर्स हमें चाहिए होंगे और हम आपसे इतने वर्कर्स की डिमांड करते हैं। अब चूंकि ये वॉर बढ़ चुका है, इसलिए और भी ज्यादा वर्कर्स उनको चाहिए होंगे। तो एक अच्छा मौका हम ये कहेंगे इंडियंस के लिए भी है कि आप वहां पर जाइए, काम करिए और रेमिटेंसेस भेजिए। रेमिटेंसेस यानी कि जो भी पैसा आप दूसरे कंट्रीज में कमा रहे हैं, विदेशों में जा करके कमा रहे हैं, उसको जब आप अपने कंट्री में वापस भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। मान लीजिए मैं किसी कंट्री में जाता हूं काम करने के लिए, कतर में गया या फिर सऊदी अरेबिया में गया, मैं वहां पर काम कर रहा हूं, तो जो भी पैसा मुझे वहां पे मिलेगा वो मैं पूरा तो खर्च कर नहीं लूंगा, बचा करके अपनी फैमिलीज को भेजूंगा। अब जब मैं ये अपनी फैमिलीज को भेजूंगा तो पैसा तो मेरे ही देश में आ रहा है, पैसा तो भारत में ही आ रहा है, लेकिन ये जो पैसा है ये एफडीआई के थ्रू नहीं आ रहा है, बल्कि मैं अपने घर वालों को भेज रहा हूं फॉरेन में रह करके, वहां से जो धन कमा रहा हूं उसको अपने घर वालों को रिमिटेंस के फॉर्म में भेज रहा हूं। छोटा मोटा पैसा नहीं है, भर भर के पैसा इंडिया में ये आता है। जब हमारी इकोनॉमी कब 1991 के टाइम पे और 2008 के समय में, 1991 में तो इसका इफेक्ट बहुत कम था, लेकिन 2008 का जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी एक बार के लिए लगभग ठप होने जैसी हालत में आ चुकी थी, उस समय पे जो हमारे फॉरेन में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो दुनिया भर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, चाहे वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, उनके जैसे लाखों लोग हैं जो विदेशों में रह करके काम करते हैं। उन्होंने भर भर के पैसा जो हमारे घर वालों को भेजने का काम किया था, लंबे समय से वो जारी रखा, और उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत जल्दी रिवाइव हो गई और बहुत जल्दी हम एक बार फिर से पटरी पर आ गए। वहीं पे बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा इसमें समय लगा। हम रिमिटेंसेस की बात कर रहे थे, तो रिमिटेंसेस की बात करें तो 2021-22 में लगभग 89,127 मिलियन यूएस डॉलर, इतना पैसा भारत में भेजा गया है विदेशी, हमारे जो लोग जाकर के विदेश में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके द्वारा। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा नंबर है, जो अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में अगर हम स्किल्ड कर करके, जो स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जो बड़ी पोजीशंस पे बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हैं, वो विदेश में जाते हैं और वहां पर काम करते हैं, तो हमारे देश का उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। आप ये ना सोचें कि हमारे देश का टैलेंट बाहर चला गया, भरा पड़ा है टैलेंट हमारे देश में, और उनको बस थोड़ा सा एक तरीके से निखारने की और फिर पूरी दुनिया भर में जा करके काम करने की जरूरत है, ताकि दुनिया भर से धन कमा करके हम उसे अपने देश में वापस ला सकें। तभी तो हम अमीर बनेंगे, तभी हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से ग्रो करेगी। हमें बिजनेस के सेक्टर में भी काफी तेजी से काम करना है, ताकि हम अपने बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनीज बना सकें। हम अपने जो स्टार्टअप्स आज हमारे यहाँ पे इंडिया जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है, उनको एमएनसीज बनाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनाना है, ताकि हम जो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को रोजगार दे सकें और पूरी दुनिया भर से धन कमा कमा करके इंडिया में ला सके। जितना ज्यादा धन हमारे पास आएगा, उतना ही ज्यादा हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपने हॉस्पिटल्स बनाने पे, अपने एजुकेशन सेक्टर में खर्च कर सकेंगे और हमारा देश धीरे धीरे करके अमीर बनता चला जाएगा। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को जो कुछ भी देश दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें, उनको जानकारी मिलती रहे कि आखिरकार दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और उन्हें किस तरीके से आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार होने की जरूरत है, ताकि वो देश के योगदान में अपनी पूरी सहभागिता प्रदान कर सके। थैंक यू सो मच।